नमस्कार, स्टडी फॉर एग्जामिनेशंस में आपका स्वागत है। मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह। जैसा कि पिछली वीडियोस में हम लोगों ने कांग्रेस प्रणाली स्थापना और पुनर्स्थापन की संकट और पुनर्स्थापना की बात की थी कि कांग्रेस किस तरह से कांग्रेस के किस तरह से दो फाड़ होते हैं और किस तरह से कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ बनती है और बाद में कांग्रेस आर जो कि आपकी इंदिरा गांधी की कांग्रेस होती है, वो आगे चल के कैसे इंदिरा गांधी एक दिग्गज नेता के रूप में उभर कर सामने आती है। ठीक है, अब उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे ये जो चैप्टर है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, यानी इंदिरा गांधी जब एक दिग्गज नेता के रूप में सामने आती है तो किस तरह से हमारा लोकतंत्र तानाशाही या तानाशाही की ओर अग्रसर होने की कगार पे आ गया था। ठीक है, तो इस पर चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने से पहले थोड़ी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। अगर किसी बच्चे को CUET हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री यानी इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र से CUET का एग्ज़ाम देना हो, वो बच्चे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8573950454 पर। ठीक है, 8573950454 पर आप हमसे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लासेस आपकी डिग्री कॉलेज चौराहे पर चलाई जाएंगी। ठीक है, जगह अभी इसलिए कंफर्म नहीं बताई जा रही है क्योंकि 3-4 जगह मैंने बात कर रखी है। अब जिस हिसाब से बच्चे होंगे, 10 बच्चे होंगे तो उस हिसाब से अलग जगह है, 50 बच्चे होंगे तो अलग जगह है, 100 बच्चे होंगे तो अलग जगह है, 200 बच्चे होंगे तो अलग जगह है। ठीक है, तो आप कंफर्म अपना एडमिशन रजिस्ट्रेशन करवाइए और क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, आपकी जो फीस है 3,000 रुपये, पूरे एक कोर्स का आपका 3,000 रुपये देना पड़ेगा। एक कोर्स का आपका 3,000 रुपये पर कोर्स देना है। ठीक है, 3,000 रुपये। इन एक कोर्स का मतलब हुआ आपका पूरा कोर्स ख़त्म कर दिया जाएगा, उसके साथ साथ 3 बार आपका रिवीजन करवाया जाएगा। ठीक है, कम से कम 3 बार रिवीजन करवा दिया जाएगा। पेपर से पहले कम से कम 3 बार रिवीजन करवा दिया जाएगा। 3 से ज़्यादा बार भी रिवीजन करवाए जा सकते हैं। हाँ, ठीक है, अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो, लेकिन कम से कम 3 बार रिवीजन तो आपका 100% करवा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपके आसपास कोई भी ऐसे लोग हैं जो PGT, TGT, GIC लेक्चरर, LT ग्रेड, नेट JRF, पॉलिटिकल साइंस है, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल साइंस अगर तैयारी कर रहे हैं तो रायबरेली में उनको पॉलिटिकल साइंस से क्लासेस करने के लिए आप मेरा नंबर दे सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इनकी क्लासेस भी चलाई जाएंगी। और इसके साथ साथ अगर कोई तैयारी करना चाहता है IAS, PCS, प्री, उसके साथ में GS की क्लासेस, और ऑप्शनल में आपका IAS की बात कर रहे हैं, IAS में ऑप्शनल में आपका पॉलिटिकल साइंस, तो इसकी भी क्लासेस आपकी करवाई जाएंगी। ठीक है, तो जिसको भी क्लासेस करनी हो 8573950454 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लासेस आपकी डिग्री कॉलेज चौराहे पर चलाई जाएंगी। ठीक है, चलिए इससे बाहर आते हैं, हम लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट इस चैप्टर का नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि यहाँ पर जो लोकतंत्र होता है वो तानाशाही की तरफ अग्रसर हो जाता है, यानी इसके जो भी मूल ढांचे का सिद्धांत होता है वो उसमें
परिवर्तन कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। इस अध्याय में किन किन बातों पर चर्चा की गई उसको देख लेते हैं। हम देख चुके हैं कि 1971 के बाद कांग्रेस की नवजीवन मिला, यानी कांग्रेस खत्म हो चुका था, नई पार्टियां आ रही थी, गठबंधन की सरकारें बन रही थी, किस तरह से गठबंधन टूट रहे थे, बन रहे थे। ठीक है, उसके बाद फिर से कांग्रेस आती है और अपने पुराने रूप में आती है। ठीक है, यानी पूरे भारत में एक छत्र शासन किसका होता है, फिर से कांग्रेस का होता है। किसके शासन नियंत्रण में, इंदिरा गांधी के नियंत्रण में। ठीक है, तो होता है कि कभी कभी हमें सफलताएं बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, हालांकि इतनी आसानी से नहीं मिलती, लेकिन इतनी जल्दी मिल जाती हैं तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अपने आप को सुपीरियर समझने लगते हैं। ठीक है, और मुझे ही अपने सारे डिसीजन सही लगने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, एक अपने यहाँ कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो कुछ ऐसा ही इंदिरा गांधी के साथ भी होने लगता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम देख चुके हैं 1971 के बाद कांग्रेस को नवजीवन मिला, लेकिन इस पार्टी में अब पहले वाली बात नहीं रही। पहले वाली बात से मतलब अगर सेकंड चैप्टर काश के आपको पढ़ाया जा सकता, सेकंड चैप्टर आप पढ़ते तो समझ जाते। जो सेकंड चैप्टर में कहा गया, जो पुरानी कांग्रेस थी 1951 के बाद की जो कांग्रेस थी, उसमें सबकी बातें सुनी जाती थी और सबकी बातों को सुनने के बाद जो बीच का रास्ता निकलता था, चूंकि हर विचारधारा के लोग उस कांग्रेस में शामिल थे और हर विचारधारा की बातों को सुना जाता था, उसके बाद जो बीच का रास्ता निकलता था उसको अपनाया जाता था। मतलब सबकी बातों की वैल्यू थी। लेकिन जो इंदिरा गांधी के शासनकाल में जो कांग्रेस स्थापित होती है, उसमें कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ही भारत है, इंदिरा गांधी ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही भारत है। ठीक है, यानी इंदिरा गांधी पूरे भारत को संचालित करे, उनको सुनने का कोई वो नहीं था। अगर कोई अपनी बात रखता था तो वो या तो उसे बाहर कर देती थी या तो उसे वहीं पर डांट देती थी, यानी जो मैं कहूँगी वही सही है। ठीक है, तो अब वो कांग्रेस नहीं रही जहाँ पर सबकी विचारधाराओं का सम्मान किया जाता था, सबको सुना जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ इंदिरा गांधी बोलती थी, बाकी सब केवल मुँह खोकर सुनते थे। ठीक, कांग्रेस पार्टी अब बदल चुकी थी 1973 1973 से 1975। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। 1973 से 1975 के बीच की घटी घटनाओं से यह अंतर और भी ज़्यादा स्पष्ट हो गया। इन घटनाओं से भारत की लोकतांत्रिक राजनीति और संविधान निर्देशित संस्थानिक संतुलन को नई चुनौतियों ने घेरा। 1973 से 1975 के बीच आए बदलावों की परिणति में देश में आपातकाल लागू करने के रूप में हुई। 1975, यहाँ पर ये चीज़ जरूर देख लीजिएगा, 1975 के जून माह में देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। क्वेश्चन आ सकता है आपातकाल की घोषणा कब की गई, तो ये आपके एमसीक्यू के हिसाब से भी क्वेश्चन है, सीयूईटी में भी आ सकता है। आपातकाल की घोषणा कब की गई, 1975 के जून महीने में। ठीक है, एकदम धर्राटेदार गर्मी थी। ठीक है, सबके पसीने छूट रहे थे, उसी समय बढ़िया आपातकाल रात के 12 बजे लागू कर दिया जाता है। ठीक, आमतौर पर आपातकाल से हमारे मन में युद्ध और आक्रमण अथवा प्राकृतिक आपदा की तस्वीर पहुंचती है, लेकिन अपने देश में आपातकाल की यह घोषणा अंदरूनी गड़बड़ियों की आशंका के मद्देनजर की गई थी। ठीक है, किसके मद्देनजर की गई थी, अंदरूनी गड़बड़ियों की आशंका के मद्देनजर। ठीक है, जब आपातकाल घोषित किया गया तो बताया गया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत के अंदर कुछ गड़बड़ी है, यानी कुछ बड़ा हो सकता है, गड़बड़ी हो सकती है, जिससे लोकतंत्र खत्म हो सकता है या लोकतंत्र को खतरा हो सकता है या दोबारा भारत गुलाम हो सकता है। कई सारे रीजन दिए गए, इस वजह से आप लोगों पर आपातकाल लगाया जा रहा है, जैसा कि चलिए आगे देखेंगे। आपातकाल की घोषणा जिस नाटकीय रूप में हुई थी उसी अंदाज में इसका खात्मा भी हुआ। आपातकाल की घोषणा के कारण 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई। ठीक है, 1971 में जीतती है, जिस तरह से जीतती है किसी ने कल्पना नहीं की थी, लेकिन अब जिस तरह से हार रही है उसकी भी कोई कल्पना नहीं कर पाया था। ठीक है, इस अध्याय में हम अपना ध्यान भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के इसी निर्णायक दौर पर केंद्रित करेंगे। साथ ही हम कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो सालों गुजरने के बाद भी विवादास्पद बने रहे। आपातकाल क्यों लागू किया गया, क्या ऐसा करना जरूरी था, आपातकाल लागू करने का व्यवहारिक अर्थ क्या था,
दलगत राजनीति के लिहाज से आपातकाल के क्या परिणाम हुए, और आखिरी आपातकाल से भारतीय लोकतंत्र ने क्या कोई सबक सीखा। यहाँ देखते हैं कुछ लिखा हुआ है। 27 जून 1975 के नई दुनिया अखबार का संपादकीय भी काफ़ी दिनों की ही तरह बदस्तूर मौजूद था। बस अंतर यह था कि संपादकीय की जगह खाली छोड़ दी गई थी। यह भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है। संपादकीय को आपातकालीन अधिकारियों के अंतर्गत सेंसर कर दिया गया था, ठीक है। सेंसर यानी रोक दिया गया था। अन्य अखबारों में भी जगह जगह रिक्त स्थान छोड़े जाते थे। कई दफ़ा ऐसे आपातकाल के प्रति विरोध जताने के लिए किया जाता था। बाद में खाली जगह छोड़ने पर भी पाबंदी लगा दी गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इन सब चीज़ों के बारे में बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे हम लोग। बहुत ज़्यादा विस्तार से भी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि विस्तार में आएंगे तो समझ लीजिए कि एक क्लास का ये 10-10 घंटे की हो जाए, ठीक है। आपातकाल की पृष्ठभूमि, ठीक है। पृष्ठभूमि यानी किसी चीज़ की भूमिका कैसे तैयार हो रही है ना। कोई भी बड़ी घटना एक दिन में नहीं होती है, आप ये चीज़ हमेशा से याद रखिए। कोई भी बड़ी घटना एक दिन में नहीं होती है, होता परत दर परत वो चीज़ें हम अपने मन में दबाते जाते हैं और एक दिन वो चीज़ विस्फोट होके किसी छोटी मोटी घटना के उस पर विस्फोट होती है और वो बड़ा रूप लेकर आगे आती है, ठीक है। मान लीजिए आपका शोषण कोई कर रहा है, ऐसा नहीं पहले दिन शोषण किया तभी आपने उसके साथ कोई बड़ा कांड कर दिया, ठीक है। मान लीजिए आपने किसी का मर्डर कर दिया, ऐसा तो नहीं आपको उसके ऊपर गुस्सा है और आपने मर्डर कर दिया, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि आपको वो रोज़ प्रताड़ित कर रहा था और आप परत दर परत उसको शांत कर रहे थे, लेकिन वो गुस्सा आपके दिमाग में परत दर परत जगह बनाते जा रहा था, ठीक है। लेकिन एक दिन ऐसा आता कि आपके मन से एक आवाज़ आती कि नहीं अब बहुत हुआ, ठीक है। और उस दिन आपके दिमाग में कुछ विस्फोट होता है, आप कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो बाद में आपको पछताने पर मजबूर करता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो एक ही दिन में ऐसे ही हो गया, आपको पता था कि इसका परिणाम क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी आपने उस कृत्य को किया क्योंकि उसके पीछे रीज़न था कि आपको पता था अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो ये होता रहेगा, है ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 1967 के बाद से, ये है 1967 के बाद से भारतीय राजनीति में जो बदलाव आ रहे थे उनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इंदिरा गांधी एक कद्दावर नेता के रूप में उभरी। यही शब्द मुझे नहीं याद आ रहा था, ये बहुत अच्छा शब्द है, कद्दावर नेता यानी, ठीक है, जो नेता अपने आप को पूरी तरह से साबित कर चुका हो, जिसके कहने पर हजारों की भीड़ ऐसे ही चल दे, है ना। एक कद्दावर नेता के रूप में उभरी थी और उनकी लोकप्रियता अपने इस चरम पर थी। इस दौर में दलगत प्रतिस्पर्धा कहीं ज़्यादा तीखी और ध्रुवीकृत हो चली थी, ठीक है। ध्रुवीकृत यानी इकट्ठी हो गई थी, एक ही जगह आके सिमट गई थी। इस अवधि में न्यायपालिका और सरकार के आपसी रिश्तों में भी तनाव आए। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की कई पहलकदमियों को संविधान के विरुद्ध माना, ठीक है। कांग्रेस पार्टी का मानना था कि अदालत का यह रवैया लोकतंत्र के सिद्धांतों और संसद की सर्वोच्चता के विरुद्ध है। कांग्रेस ने यह आरोप भी लगाया कि अदालत एक यथास्थितिवादी संस्था है और यह संस्था गरीबों को लाभ पहुंचाने वाले कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करने की राह में रोड़े अटका रही है। कांग्रेस के विपक्ष में जो दल थे उन्हें लग रहा था कि सरकार प्राधिकार को निजी प्राधिकार मानकर इस्तेमाल किया जा रहा है और राजनीतिक हद से ज़्यादा व्यक्तिगत होती जा रही है। कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी और उनके विरोधियों के बीच मतभेद गहरे हो गए थे। हम लोग रायबरेली के हैं ना, अभी देखिएगा रायबरेली कैसे केंद्र में हंगामा मचाता है, ठीक है। रायबरेली को आप छोटा मोटा मत समझिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आर्थिक संदर्भ देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि लोकतंत्र इंदिरा गांधी जब भारी बहुमत के साथ जीतती हैं, एक कद्दावर नेता के रूप में उभरती हैं, कांग्रेस का कोई तोड़ नहीं है, उसके बाद भी इंदिरा गांधी को इमरजेंसी क्यों लगानी पड़ी, ठीक है। तो उसके पीछे भी कुछ रीज़न थे, आर्थिक रीज़न थे, ठीक है। सबसे पहले हम आर्थिक पे आते, चूँकि हर चीज़ की, हर समस्या की जड़ कहीं ना कहीं धन होता है, ठीक है। घर में कलह का कारण भी अक्सर धन होता है। आपका मूड खराब है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं धन का कारण है, ठीक है। आप किसी चीज़ से चिड़चिड़ाए हुए हो, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं लगता है कि शायद धन की वजह से ही है।
तो हर चीज़ के मूल में कहीं ना कहीं धन ही होता है। तो भारत की भी हम सबसे पहले देखते हैं जो आपातकाल लगता है उसके पीछे कहीं ना कहीं आर्थिक कारण छिपे हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक कार्टून दिया गया, प्रधानमंत्री ने कहा आगे के दिन मुश्किल। ठीक है, अच्छा तो यही होता कि 1973 का यह साल जितनी जल्दी हो सके बीत जाता। ठीक है, तो आभार अब्बू। ठीक है, इसको अब्बू ने बनाया। चलिए देखते हैं। 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ये सबसे बड़ी बात है कि 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने कहा, मैं इंदिरा गांधी का जब मैं आऊँगी तो गरीबी पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगी। ठीक है, 1971 है, 2023 चल रहा है, अभी भी गरीबी ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी मुद्दा गरीबों पर है। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, हर सरकार कह रही है गरीबी हटाओ। ठीक है, चलिए, और इसी वजह से कांग्रेस जीतती भी, क्योंकि कांग्रेस ने कहा था हम गरीबी पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। उस समय भारत में केवल गरीबी ही सबसे बड़ी समस्या थी और सबसे बड़ा वोट बैंक भी गरीब थे। तो गरीबों को क्या था, जो गरीब थे हमारे यहाँ, उनके अंदर एक पॉजिटिव आया कि हाँ अब हम लोग भी मतलब एक आम जिंदगी जी सकते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है वो चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को बुरा लगेगा। ठीक है, बहरहाल 1971-72 के बाद के सालों में भी देश की सामाजिक आर्थिक दशा में खास सुधार नहीं हुआ। उसके पीछे रीज़न भी था। बांग्लादेश के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा। लगभग 80 लाख लोग पूरी पाकिस्तान की सीमा पार करके भारत आए। ठीक है, ये उस समय की बात की जा रही है जब बांग्लादेश पूरी पाकिस्तान था और पश्चिमी पाकिस्तान के जो सैनिक थे, जो लोग थे, वो पूर्वी पाकिस्तान को परेशान कर रहे थे। ठीक है, खुलेआम गोलियां चल रही थी, लोगों को मारा जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, शोषण किया जा रहा था। ठीक है, तो वहाँ से लोग भाग भाग के भारत आ रहे थे। 80 लाख ये लिखा हुआ है, इसको पाया गया है, बाकी ये संख्या 8 करोड़ भी हो सकती है। ठीक है, 80 लाख लोग पूरी पाकिस्तान की सीमा का पार करके भारत आ गए थे। इसके बाद पाकिस्तान से युद्ध भी करना पड़ा। ठीक है, पहली चीज़ तो 80 लाख लोग वहाँ से आ गए हैं, उनके खाने का इंतजाम, उनके रहने का इंतजाम। ठीक है, उसके बाद युद्ध करना पड़ा, अब वीपन्स भी खरीदने पड़े, दूसरे का एहसान भी लेना पड़ा, कर्जा भी लेना पड़ा। एक दूसरा कारण ये हो गया। युद्ध के बाद अमेरिका ने भारत को हर तरह की सहायता देना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान सीधे अमेरिका की गोद में जाके बैठ जाता है। और उस समय ये 1971 की बात की जा रही है, जिस समय शीत युद्ध अपने चरम पर था। ठीक है, तो पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठ जाता है। भारत क्या करता है, न पाकिस्तान न अमेरिका की तरफ होता है, न यूएसएसआर की तरफ होता, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसकी तरफ से अमेरिका को लगता है कि अब भारत का जो झुकाव, जो रुझान है, वो यूएसएसआर की तरफ है, जिसकी वजह से अमेरिका सीधे हाथ खींच लेता है। ठीक, अमेरिका ने भारत को हर तरह की सहायता देना बंद कर दिया। इसी अवधि में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में कई गुना बढ़ोतरी हुई। ठीक है, वही होता है सर मुड़ाते ही ओले पड़ना, इसे ही कहते हैं सर मुड़ाते ही ओले पड़ना। सत्ता सरकार में आई आते ही अंतर्राष्ट्रीय, ये वहाँ का अलग मुद्दा है, इसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो बाद में पता चलेगा कि ये जो उधर खाड़ी युद्ध चल रहे थे उसकी, उन सब की वजह से कई सारी दिक्कतें आती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में कई गुना बढ़ोतरी होती है। जाहिर सी बात है, जब तेल बढ़ेगा तो हर सामान की कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन में ही सारे खर्चे होते हैं। ठीक है, जो अनाज, जो चीज़ें हम गांव में 10 रुपए किलो खरीद रहे हैं, वो 40 किलोमीटर रायबरेली में लाकर उसको हम अपने सारा फ़ायदा निकाल के बेचेंगे, तो उसमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी तो रहेगा। ठीक है, लेबर चार्ज नहीं बढ़ा, कुछ नहीं बढ़ा है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ चुका है। जो पहले 80 रुपये लगता था, अब वहाँ पर 800 रुपये लग रहा है। जाहिर सी बात है, वो जो 700 का गैप है, हम कहाँ से पूरा करेंगे? हम जो अपने ग्राहकों से ही तो उस चीज़ को पूरा करेंगे। तो जाहिर सी बात है, ये एक बेसिक है। अगर तेल की कीमत बढ़ेगी तो हर चीज़ की कीमत पर असर पड़ेगा। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कई गुना बढ़ोतरी हुई, इसके विभिन्न चीज़ों की कीमतें भी तेजी से बढ़ी। 1973 में चीज़ों की कीमतों में 23% और 1974 में 30% का इजाफा हुआ। ठीक है, मान लीजिए कोई चीज़ 1973 के पहले 100 रुपये की थी,
तो 1973 के बाद वो चीज़ 123 रुपये की हो गई, 1974 के बाद वो चीज़ 174 रुपये में हो गई, सॉरी हाँ ये 130 रुपीज़ में हो गई। ठीक है, तो 30% का मतलब समझ लीजिए मोटा मोटा। इस तीव्र मूल्य वृद्धि से लोगों को भारी कठिनाई हुई। ठीक, नौकरी नहीं, गरीबी, खाने की जतन नहीं, ऊपर से महंगाई अलग से बढ़ गई। ठीक है, औद्योगिक विकास की दर बहुत कम थी और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी थी। खर्चे को कम करने के लिए सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन को रोक लिया। ठीक है, जो एक कॉन्सेप्ट बना हो ना, सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपातकाल ने बता दिया कि सरकार, आपातकाल सॉरी कह रहे हैं, आपातकाल के पहले का जो समय था, जो आर्थिक स्थिति इतनी गड़बड़ हुई, सरकार को मजबूरन सरकारी कर्मचारियों के वेतन को रोकना पड़ा। ठीक है, यानी कुछ भी हो सकता है। इससे सरकारी कर्मचारियों में बहुत असंतोष पनपा। 1972 टू 1973 के वर्ष में मानसून असफल रहा। इससे कृषि की पैदावार में भारी गिरावट आई। जैसा कि हम जानते हैं कि 1970 के समय भारत कृषि प्रधान देश था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कृषि पर कुछ भी असर होगा तो पूरे देश पर उसका असर पड़ेगा। ठीक है, हमारी जो अर्थव्यवस्था थी लगभग कृषि पर डिपेंड थी, वो ऐसा समय था। ठीक है, इससे कृषि की पैदावार में भारी गिरावट आई। खाद्यान्न का उत्पादन 8% कम हो गया। यानी मान लीजिए अभी तक 100 किलो अनाज होता था तो अब केवल 92 kg अनाज होगा। ठीक, आर्थिक स्थिति की बदहाली को लेकर पूरे देश में असंतोष का माहौल था। जाहिर सी बात है, कहा गया गरीबी हटाओ, गरीबी अपनी चरम पर आ गई। अब हर किसी को रीज़न नहीं समझाए जा सकते हैं। ठीक है, अब तो फिर भी सोशल मीडिया हो गया, पहले सोशल मीडिया वगैरह भी नहीं थे, तो हम अपनी बात को कहेंगे कैसे, और कहेंगे क्या। लोग समझने के लिए उतने जागरूक नहीं थे, उतने पढ़े लिखे नहीं थे, साक्षरता दर बहुत कम थी। ठीक है, अब तो लोग पढ़े लिखे हैं, उनको समझाया जा सकता है। पहले लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे बहुत ज़्यादा, उनको चीज़ों के केवल चीज़ों से मतलब था। आपने कहा था होगा तो होना चाहिए, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है, आर्थिक बदहाली, असंतोष माहौल था। इस स्थिति में गैर कांग्रेसी पार्टियों ने बड़े कारगर तरीके से जन विरोध की अगुवाई की। 1960 के दशक से ही छात्रों के बीच विरोध के स्वर उठने लगे थे। ठीक है, अब कांग्रेस जो कि अपनी पुरानी कंडीशन में आ गई थी, पूरे देश में एक छत्र शासन चल रहा था कांग्रेस का। ठीक है, जहां लग रहा था अब कांग्रेस खत्म, वहीं पर कांग्रेस ने फिर एक छत्र शासन शुरू कर दिया। तो ये गैर कांग्रेसी सरकार या गैर कांग्रेसी संगठन के लिए ये एक सुनहरा अवसर था। इसको भुनाना उनके लिए बहुत ज़रूरी था। अगर अब वो मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाए तो आगे कभी नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, तो सब ने अपनी अपनी तरफ से भरसक प्रयास किए। ठीक है, ये स्वर इस अवधि में और ज़्यादा प्रबल हो उठे। संसदीय राजनीति में विश्वास न रखने वाले कुछ मार्क्सवादी समूहों की सक्रियता भी इस अवधि में बढ़ी। इन समूहों ने मौजूदा राजनीतिक प्रणाली और पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए हथियार उठाया, राज्य विरोधी तकनीकों का सहारा लिया। ये समूह मार्क्सवादी, लेनिनवादी, अब माओवादी कहे जाते हैं। ठीक है, और नक्सलवाद के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, ये दोनों शब्द आप अक्सर सुनते होंगे। फला मुठभेड़ में कई नक्सलवादी ढेर हुए। ठीक है, या नक्सलवादी आक्रमण में हमारे बीएसएफ के इन जवानों 2 जवान घायल हुए, 3 जवान घायल हुए। ठीक है, और माओवादी भी सुनते होंगे। ठीक है, तो ये उसी समय इन लोगों का एक तरह से कह लेता हूँ जन्म हुआ। ठीक है, ऐसे समूह पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा सक्रिय थे। पश्चिम बंगाल की सरकार ने इन्हें दबाने के लिए कठोर कदम उठाए। अब आते हैं, ये सारी चीज़ें तो चलती रहीं। ठीक, कुछ ऐसा, हाँ ठीक है, आगे देखते हैं। गुजरात और बिहार के आंदोलन, ठीक है, जो कि इमरजेंसी के लिए एक बहुत बड़ी पृष्ठभूमि तैयार करने वाले हैं। गुजरात और बिहार दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी।
यहाँ के छात्र आंदोलन ने इन दोनों प्रदेशों की राजनीति पर गहरा असर तो डाला ही, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर भी इसके दूरगामी प्रभाव हुए। 1974 के जनवरी महीने में, ध्यान दीजिएगा, 1974 के जनवरी महीने में गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्न, खाद्य तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमत तथा उच्च पदों पर जारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। ठीक है, तो गुजरात में आंदोलन कब छेड़ा गया? 9 जनवरी के 1974 के जनवरी महीने में। इतना याद रखिएगा, पूछा जाएगा गुजरात में कब आंदोलन छेड़ा गया? 1974 के जनवरी माह में। या पूछा जाएगा 1974 के जनवरी माह में कहाँ आंदोलन छेड़ा गया? गुजरात में। किसके द्वारा? छात्रों द्वारा। किन किन चीजों को लेकर? खाद्यान्न, खाद्य तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमतों, ठीक है, बढ़ी हुई कीमत मेन है, बढ़ी हुई कीमत तथा उच्च पदों पर भारी भ्रष्टाचार के खिलाफ। यानी जो नौकरशाह थे वो अपनी पूरी तरह से, यानी केंद्र से योजनाएं लागू की जाती थी, नीचे तक पहुंचते पहुंचते वो योजनाएं गायब हो जाती थी। अगर केंद्र ऊपर से 100 रुपये भेजता था कि गरीबी मिटाने के लिए 100 रुपये में भेज रहा हूँ, तो वो नीचे आते आते तक 1 रुपये हो जाता था। ठीक है, इस पर राजीव गांधी ने एक टिप्पणी भी की थी। ठीक है, उस टिप्पणी के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अभी तो फिलहाल इंदिरा गांधी की सरकार चल रही है। ठीक है, छात्र आंदोलन में बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी शरीक हो गईं और इस आंदोलन ने विकराल रूप धारण कर लिया। ऐसे में गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। ठीक है, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। अब वहां पर सारी चीजें केंद्र सरकार संचालित करेगी। ठीक है, सारी चीजें केंद्र सरकार के अंडर में आ गई। विपक्षी दलों ने राज्य की विधानसभा के लिए दोबारा चुनाव करने की मांग की। कांग्रेस ओ, जो कि हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, ठीक है, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर दो उसमें विभाजित हो जाती है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, कोई कांग्रेस ओ में ओ का फुल फॉर्म क्या है, कांग्रेस आर में आर का फुल फॉर्म क्या है, और इसको जानने के लिए आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, के प्रमुख नेता मोरारजी देसाई ने कहा कि अगर राज्य में नए सिरे से चुनाव नहीं करवाए गए तो मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। यहाँ से भी एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, सीयूईटी में भी, आपका बोर्ड में भी। ठीक है, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? मोरारजी देसाई का है। मोरारजी देसाई किसकी तरफ से लीड कर रहे थे? कांग्रेस ओ की तरफ से लीड कर रहे थे। सिंपल सी बात। मोरारजी अपने कांग्रेस के दिनों में इंदिरा गांधी के मुख्य विरोधी रहे थे। ठीक है, पिछले चैप्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। विपक्षी दलों द्वारा समर्थित छात्र आंदोलन के गहरे दबाव में 1975 के जून में विधानसभा के चुनाव हुए। तो क्वेश्चन आ सकता है कि गुजरात के चुनाव कब हुए? तो ये चुनाव हुए थे 1975 के जून माह में। ठीक है, विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस उस चुनाव में हार गई। अब फिर से पुराने दिन वापस आ रहे हैं। ठीक, 1974 की मार्च, इसीलिए कहा जाता है कि आपको कभी भी ख्याली पुलाव, मतलब होता ना, हवाई किले नहीं बनाने चाहिए। आपको समझना चाहिए कि जो मैं कह रहा हूँ वो किस हद तक सही किया जा सकता है ना। आपको पता है मानसून के भरोसे हमारी कृषि होनी है, अमेरिका से हमारी वैसे ही चल रही है, पाकिस्तान और चीन वैसे ही घात लगाए बैठे हैं। तो हमें उतने ही वादे करने चाहिए जितने हम पूरे कर सकें। ठीक है, हमने कहा कि हम गरीबी हटाएंगे, समस्या इतनी बड़ी आ पड़ी कि हमें जो सरकारी कर्मचारी थे उनके तक के वेतन काटने पड़े। आप समझ सकते हैं कि क्या हाल रही होगी, आर्थिक स्थिति कैसी रही होगी भारत की उस समय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1974 के मार्च माह में बढ़ती हुई कीमत, 1974 के मार्च माह में बढ़ती हुई कीमतों, खाद्यान्न के अभाव, खाद्यान्न नहीं खाने वाली चीज़, जैसे अनाज हो गया, आपका चावल हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों की बात की जा रही है। अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार के छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया। अभी इसके पहले हम लोगों ने गुजरात के बारे में पढ़ा, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं। आंदोलन के क्रम में उन्होंने जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण को बुलावा भेजा। ठीक है, जेपी तब सक्रिय राजनीति छोड़ चुके थे, सामाजिक कार्यों में लगे हुए थे। छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा
बुलावा भेजा था। जेपी ने छात्रों का निमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक रहेगा। सबसे पहली शर्त कौन सी थी? क्वेश्चन आ सकता है कि जेपी ने कौन कौन सी शर्त रखी थी, एमसीक्यू में आ सकता है। तो पहली शर्त थी आंदोलन अहिंसक रहेगा और अपने को सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखेगा, यानी ये आंदोलन जो होगा राष्ट्र स्तर पर किया जाएगा। हमें सिर्फ लोकल समस्याओं को लेकर नहीं चलना है, पूरे भारत की समस्याओं को लेकर चलना है। ठीक है। इस प्रकार छात्र आंदोलन ने एक राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया और उसके भीतर राष्ट्रव्यापी अपील आई। जीवन के हर क्षेत्र के लोग अब आंदोलन से आ जुड़े। जयप्रकाश नारायण ने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। तो क्वेश्चन आएगा किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया? तो जयप्रकाश नारायण ने किया। ठीक है, बिहार से संबंधित था। ठीक, बिहार आंदोलन से। उन्हीं के शब्दों में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। ठीक है, ताकि उन्हीं के शब्दों में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। बिहार की सरकार के खिलाफ लगातार घेराव, बंद और हड़ताल का एक सिलसिला चल पड़ा। बहरहाल सरकार ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। ठीक है, कहाँ सरकार इस्तीफा देगी भाई, कुर्सी सबको प्यारी होती है। ठीक है, अब वो वैसे नेता नहीं रहेगा कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार, मैंने कहा था ना जब पहली वीडियो मैंने बनाई थी उसी में मैंने कहा था एक अच्छे नेता के क्या गुण होते हैं। अगर असफलता मिलती है तो उसकी जिम्मेदारी आप लो, अगर सफलता मिलती है तो उसका श्रेय आप अपने फॉलोअर जो आपके नीचे काम कर रहे हैं उनको दीजिए। लेकिन यहाँ समस्या क्या थी, जो कहूँगा मैं कहूँगा, जो कहूँगी मैं कहूँगी। ठीक है, यानी इंदिरा ही कांग्रेस थी, कांग्रेस ही इंदिरा थी और कांग्रेस ही भारत थी, यानी जो इंदिरा गांधी कहेंगे वही चलेगा। लेकिन गलतियों और कमियों को एक्सेप्ट नहीं करना है। चलिए, मैं सत्ता में आई, मैंने बड़े बड़े वादे किए थे, आपको समझाना चाहिए था कि मैं सत्ता में आई, मैं नहीं संभाल पा रही हूँ, मैं होता नहीं माहौल को समझने, मैंने गलती की इसलिए मैं इस्तीफा दे रही हूँ। आप किसी और को कांग्रेस के तरफ से खड़ा करके जिता देते। लेकिन विनाशकाले विपरीत बुद्धि, पार्टी का दमन करना था, पूरी तरह से खत्म करना था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक कथन दिया है, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा। ये कहाँ कहा गया था? 1974 के बिहार आंदोलन का नारा है। ठीक है, ये चीजें आप याद रखिएगा। इंदिरा इज इंडिया, ये देखिए जो इतनी देर से हम लोग बातें कर रहे हैं, इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। ठीक है, सॉरी हम कांग्रेस बीच बीच में ला रहे थे, ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत दिन हो गए इस कथन को सुने हुए। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, यानी इंदिरा ही भारत है और भारत ही इंदिरा है। ये हो गया था 1973 के समय में। जाहिर सी बात है, अब कुर्सी का नशा था, सर चढ़ के बोल रहा था, अब उतरने लगा धीरे धीरे। आंदोलन का प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ना शुरू हुआ। जयप्रकाश नारायण चाहते थे कि यह आंदोलन देश के दूसरे हिस्सों में भी फैले। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के साथ ही साथ रेलवे के कर्मचारियों ने भी राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान कर दिया। इससे देशमर्रा के रोजमर्रा के कामकाज के ठप हो जाने का खतरा पैदा हो गया। ठीक है, इस 1975 में जेपी ने जनता को संसद मार्च का नेतृत्व किया। 1975 में जेपी ने जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किया। ये भी एक क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आ सकता है कि 1975 में जेपी ने जनता के किस मार्च का नेतृत्व किया? तो वो संसद मार्च था। यह संसद मार्च का नेतृत्व किसने किया? जेपी ने किया। कब किया? 1975 में किया। ठीक है, राजधानी में अब तक इतनी बड़ी रैली नहीं हुई थी। जयप्रकाश नारायण को अब भारतीय जनसंघ, कांग्रेस ओ, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी जैसे गैर कांग्रेसी दलों का समर्थन मिला। इन दलों ने जेपी को इंदिरा गांधी के विकल्प के रूप में पेश किया। यानी अब अगर गैर कांग्रेसी सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री के पद के दावेदार किसको माना गया था? जेपी को माना गया था, जयप्रकाश नारायण को माना गया था। या भारत में एक दिग्गज नेता, जिस तरह से इंदिरा गांधी बनी उनके बराबर कोई नेता नहीं है, अब जेपी को देखा जा रहा था, जयप्रकाश नारायण को देखा जा रहा था कि ये इंदिरा को टक्कर देने लायक कोई आया है। ठीक है,
बहरहाल जेपी के विचारों और उनके द्वारा अपनाई गई जन प्रतिरोध की रणनीति की आलोचनाएं भी मुखर हुई। गुजरात और बिहार दोनों ही राज्यों के आंदोलन को कांग्रेस विरोधी आंदोलन माना गया। कहा गया कि ये आंदोलन राज्य सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व के खिलाफ चलाए गए हैं। इंदिरा गांधी का मानना था कि ये आंदोलन उनके प्रति व्यक्तिगत विरोध से प्रेरित है। ठीक है, चलिए न्यायपालिका से संघर्ष के पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं, कुछ यहाँ पर दिया गया है। ये नक्सलवादी आंदोलन क्या थे, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, एक आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी और दूसरी चीज़ है कि आपके सीबीएसई बोर्ड और सीयूईटी के लिए भी यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन बन सकते हैं, एमसीक्यू वाले। ठीक है, चारू मजूमदार के बारे में भी पढ़ लीजिएगा बढ़िया से अच्छे से, सीयूईटी के लिए तो विशेषकर। और उसके बाद ये आपके जयप्रकाश नारायण, इनके बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल है इस चैप्टर में। ठीक है, तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो लोकनायक हाँ क्वेश्चन पूछ सकता है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। ठीक है, और बाकी की चीज़ें जितनी सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन इससे बढ़िया बन सकता है। ठीक, अब हर चीज़ हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, उस चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा, उसमें हर फैक्ट वो है जो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं जिनको। अब देखते हैं न्यायपालिका से संघर्ष। अब इंदिरा गांधी लगातार डिसीजन लिए जा रही हैं मन मुताबिक, जो मन में आ रहा है। क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार है, मुझे अपोजिशन का सपोर्ट नहीं चाहिए, और जो मैं कहूँगी वही मेरी जितने भी पार्टी के सदस्य सबको सुनना पड़ेगा, क्योंकि सब मेरे नाम से जीते हुए हैं चुनाव। ठीक है, यानी सब हमारे हाथ की कठपुतली हैं। लेकिन न्यायपालिका ने यहाँ पर हर जगह पर रोड़े अटकाए। ठीक है, उसका आधार भी उसने सही बताया। ठीक है, चलिए देखते हैं न्यायपालिका से क्या क्या संघर्ष हुए। न्यायपालिका के साथ इस दौर में सरकार और शासन दल के, हाँ पिछले साल हम लोगों ने पढ़ा था जब न्यायपालिका वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, जुडिशरी वाला। नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा, अब पढ़ने का टाइम नहीं रहा, अब याद आएगा आपको। उसमें बताया गया था कि एक समय ऐसा आया था जब हमारे न्यायपालिका में क्या हो रहा था, मोस्ट सीनियर जज ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता था, मुख्य न्यायाधीश बनता था भारत का। लेकिन एक समय ऐसा आता है, उस समय 3 मोस्ट सीनियर जजेस को छोड़कर एक चौथा जज बनाया जाता है, यानी वो जूनियर होता है, उस दावेदारी के लिए बहुत पीछे होता है, लेकिन उसको मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है सरकार की वजह से, यानी गवर्नमेंट के दबाव में। ठीक है, तो ये वही समय था जब इंदिरा गांधी शासन में आती हैं। न्यायपालिका लगातार उनके विरोध में जजमेंट करती रहती है, तो 3 जो मोस्ट सीनियर जज होते हैं वो इंदिरा गांधी के सपोर्ट में कभी डिसीजन नहीं देते हैं। तो इंदिरा गांधी कुछ ऐसा खेल खेलते हैं जिससे चौथे नंबर पर जो होते हैं, उनके नाम अभी यहाँ पर आएगा। ठीक है, एन रे करके रहते हैं वो, कुछ वो आएंगे और वो सत्ता में बैठेंगे, फिर कांग्रेस के फेवर में डिसीजन देना शुरू करते हैं। ठीक है, अब संसद भी इंदिरा गांधी के कंट्रोल में है, न्यायपालिका भी काफ़ी हद तक इंदिरा गांधी के कंट्रोल में हो जाती है। ठीक है, नहीं तो इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री का पद भी दिक्कत में आ जाता है। ठीक है, अभी देखेंगे रायबरेली का क्या रोल है। ठीक है, न्यायपालिका के साथ इस दौर में सरकार और शासन दल के गहरे मतभेद पैदा हुए। क्या आपको संसद और न्यायपालिका के बीच चले लंबे संघर्ष की चर्चा याद है? याद है? इसके बारे में आपने पिछले साल पढ़ा था। ये देखिए, इन सबको पढ़ने से पहले कुछ रेल हड़ताल के बारे में, 1974 के रेल हड़ताल के बारे में बताया गया है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, इसमें हमको नहीं लगता कुछ बताने वाला है। अब देखते हैं, इस क्रम में 3 संवैधानिक मसले उठे। पहला, क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है? इंदिरा गांधी ने कहा कि जैसे मुझे कोई सड़क निकालनी है और वो आपकी ज़मीन से होकर जा रही है, सरकार आपको मुआवजा देना चाह रही है, लेकिन नहीं, पहले क्या होता था, आज भी है, इंडिया में है, कि जो ज़मीनें होती वो हमारे इमोशनल अटैचमेंट का हिस्सा होती है। हम इसको अपने पूर्वजों से जोड़कर देख लेते हैं, क्या हम इतने नकार आए कि हमको अपने पूर्वजों द्वारा बनाई गई संपत्ति को बेचना चाहिए? ठीक है, हमारे यहाँ बेचने वाला कॉन्सेप्ट बड़ा बेकार माना जाता है। ठीक, और उस समय संपत्ति का अधिकार जो था मूल अधिकार था, यानी सरकार उसको ज़बरदस्ती नहीं हथिया सकती है। तो इससे जो इंदिरा गांधी कई चीज़ें
अप्लाई करना चाहती थी वो नहीं अप्लाई कर पा रही थी। हर जगह लोग रोक देते थे, नहीं यहाँ सड़क नहीं जाएगी, नहीं यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं बनाने देंगे, मेरी ज़मीन है, मैं नहीं बेचूंगा, आप 1 लाख दो, 10 लाख दो, 1 करोड़ दो, 10 करोड़ दो, मुझे नहीं बेचनी, मतलब नहीं बेचनी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी सरकार चाहती थी कि इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया जाए, यानी संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से खत्म कर दिया जाए। अब ये लोगों का मौलिक अधिकार ना रहे, जिससे गवर्नमेंट अपनी योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए उस जमीन का प्रयोग कर सके एक उचित मूल्य देकर। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा यह कि क्या संसद संविधान में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार में काट छांट कर सकती है। ठीक है, यानी अब समस्या आई, चलिए हम करना चाहते हैं, मौलिक अधिकार से हटाना चाहते हैं, क्या संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है जिससे मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सके। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, इस मसले पर सर्वोच्च न्यायालय का यही कहना था कि सरकार संविधान में इस तरह संशोधन नहीं कर सकती, अधिकारों की कटौती हो जाए। ठीक है, यानी ऐसा कोई संविधान में संशोधन नहीं होगा जिससे संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं उसमें कोई कटौती हो। ठीक, होती है बाद में, संपत्ति का अधिकार हटाया जाता है, ANRE बनाए जाते हैं मुख्य न्यायाधीश, और उसके बाद बढ़िया फेवर में सारे काम होते हैं। ठीक, क्योंकि सबको पता चल जाता है कि अब जो इनके फेवर में डिसीजन नहीं देगा उसके लिए दिक्कतें हैं। ठीक, जो कि एक लोकतंत्र के लिए गलत है। ठीक है, कहा जाता है न्यायपालिका संसद से या सरकार से पूरी तरह से अलग है, वो डिसीजन लेने में अपने आप में सर्वशक्तिमान है, सबसे ज़्यादा शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय के पास हैं, लेकिन उसके बाद भी जज को एक तरह से जजमेंट को चेंज करवाया जाता है अपने हिसाब से। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर का नाम है लोकतंत्र पर संकट। ठीक है, तीसरे संसद ने यह कहते हुए संविधान में संशोधन किया कि वह नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावकारी बनाने के लिए मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को भी निरस्त कर दिया। ठीक है, आज इससे सरकार और न्यायपालिका के बीच संबंधों में तनाव आए। आपको याद होगा कि इस संकट की परिणति केशवानंद भारती के मशहूर मुकदमे के रूप में सामने आई। ये पिछले साल हम लोग पढ़ चुके हैं, केशवानंद भारती केस। ठीक है, बहुत चर्चित केस था, बहुत बड़ा केस था। ठीक है, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा, इसे कहा जाता है बुनियादी ढांचा का सिद्धांत, किस केस में दिया गया था, बुनियादी ढांचा का सिद्धांत आपका केशवानंद भारती केस में दिया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके IAS PCS में आ चुके हैं। ठीक, और सीधे सीधे ये क्वेश्चन आए हैं। और संसद इस ढांचागत विशेषताओं में संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, ये चीज कहा गया। दो और बातों ने न्यायपालिका और कार्यपालिका के संबंधों में तनाव को बढ़ाया। 1973 में केशवानंद भारती के मुकदमे के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसले सुनाने के तुरंत बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हुआ। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश बनाने की परिपाटी चली आ रही थी, लेकिन 1973 में सरकार ने 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके न्यायमूर्ति ANRE, ये हैं ANRE, ठीक है, ANRE को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। यह निर्णय राजनीतिक रूप में विवादास्पद बन गया, क्योंकि सरकार ने जिन तीन न्यायाधीशों की वरिष्ठता की अनदेखी इस मामले में की थी, उन्होंने सरकार के कदम के विरुद्ध फैसला दिया। अब समझ में आया लोकतंत्र खतरे में कैसे पड़ गया। ठीक है, ऐसे में संविधान की व्याख्या और राजनीतिक विचारधाराओं का बड़ी तेजी से घालमेल हुआ। जो लोग प्रधानमंत्री के नज़दीकी थे वे एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका तथा नौकरशाही की जरूरत के बारे में बातें करने लगे, जो विधायिका और कार्यपालिका की सोच के अनुकूल आचरण करे। ठीक है, यानी वही कठपुतली वाला कॉन्सेप्ट जो इंदिरा गांधी का है वही सब करे, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो आपकी विधायिका हो, और चाहे वो आपकी कार्यपालिका हो। ठीक है, फिलहाल विधायिका और न्याय कार्यपालिका पर तो इंदिरा गांधी का पूरा कंट्रोल था। अब उन्होंने न्यायपालिका पर भी अपना कंट्रोल बना लिया, और इसी तरह धीरे धीरे 1976 में वो संशोधन करती हैं, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया जाता है। मतलब ना उससे पहले ना उसके बाद इतना
इस मात्रा में भारत के संविधान में संशोधन किए गए, यानी उन्होंने लगभग आधे से ज़्यादा संविधान को बदल के रख दिया। ठीक है, तो ये समस्या थी। 42वां संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है उसको। वो संविधान का 42वां संशोधन था जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दे दिया गया। ठीक, क्यों? क्योंकि उनके पास न्यायपालिका, उनके पास कार्यपालिका, उनके पास विधायिका। ठीक है, यही तानाशाही का एक गुण होता है कि हर चीज एक ही इंसान के हाथ में हो जाए। ठीक है, यानी भारत अब लोकतंत्र से तानाशाह की ओर मुड़ रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। इस संघर्ष का चरम बिंदु तब आया जब एक उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया। ठीक है, जब एक यहाँ पर देखते, थोड़ा ये कलर चेंज कर लें, ये वाला कलर मेरा फेवरेट है, ये कलर। ठीक है, चरम बिंदु यानी अब अति हो गई है, इससे ज्यादा अति नहीं बर्दाश्त की जाएगी। जब एक उच्च न्यायालय ने, वो एक उच्च न्यायालय कौन है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट, एक उच्च न्यायालय जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट को कहा जा रहा है। इंदिरा गांधी हैं, निर्वाचन को अवैध, ये निर्वाचित कहाँ से हुई थी? रायबरेली, है ना, यूपी 33 कहते हैं ना, यूपी 33। ये इंदिरा गांधी रायबरेली से संसद का चुनाव सांसद बनती है, और उसके बाद इनके विरोध में जो खड़े रहते हैं उनका भी नाम अभी आगे आएगा, वो जाके हाई कोर्ट में अपील कर देते हैं कि भैया ये गलत तरीके से चुनाव को जीतती हैं, चुनाव फिर से कराया जाए। और ये जो प्रधानमंत्री बनी है, चूंकि संसद, प्रधानमंत्री बनने के लिए सांसद होना जरूरी है, दोनों विधानसभा कह रहे हैं, राज्यसभा और लोकसभा में से किसी एक का सदस्य होना जरूरी है। 6 महीने का समय मिलता है। अगर उसके पहले ये अपने आप संसद में नहीं जीतती हैं, संसद के चुनाव में, तो इनको हारा घोषित किया जाए। और ये लगभग श्योर था ये हार जाती। ठीक है, ये वही दौर था जब बैलेट पेपर के बॉक्स में जब वोटिंग हो जाती थी और बैलेट पेपर में गोबर घोट के डाल दिया जाता था बैलेट पेपर के बॉक्स में, और पूरे को हिला दिया जाता था। पता चला पूरे लोग लाइन में पूरे दिन लग के चुनाव में पार्टिसिपेट किए, और चूंकि वो चुनाव सत्ता के खिलाफ था, इसलिए वहाँ पर क्या होता था, पूरे के पूरे बैलेट पेपर को अनवैलिड घोषित कर दिया जाता था, इनवैलिड घोषित कर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि कहा जाता था अगर स्याही हल्की सी लाइन के उधर भी गए तो वो पेपर बेकार हो गया। अब सोचिए, पूरे बैलेट पेपर में गोबर घोट के डाल दिया गया, बात खत्म। अब उसको काउंट ही नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब अगर वो एक वोट भी मिला तो वही जीतेगा। ठीक है, तो ये उस समय का सिस्टम था, या तो मेरे फेवर में या तो मेरे अगेंस्ट। अगर आप मेरे फेवर में नहीं हो तो मेरे खिलाफ हो, मेरे खिलाफ हो तो मैं किसी भी तरह से आपको खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए ये सब देख लिए। प्रतिबद्ध न्यायपालिका और प्रतिबद्ध नौकरशाही का मतलब यह है कि न्यायाधीश और सरकारी अधिकारी शासन दल के प्रति निष्ठावान हों। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आगे देख लीजिएगा। आपातकाल की घोषणा, अब आता है आपकी इमरजेंसी। 12 जून 1975 के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है जगमोहन लाल सिन्हा से रिलेटेड कि 12 जून 1975 के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने एक फैसला सुनाया। तो किसने फैसला सुनाया था? तो वो थे हमारे जगमोहन लाल सिन्हा जी। मैंने बता दिया कौन सा हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। कौन सा मामला? इंदिरा गांधी बनाम, ये हमारे भाई साहब हैं राजनारायण जी। ठीक है, ने एक फैसला सुनाया। इस फैसले में उन्होंने लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया। ठीक है, राजनारायण ने केस किया कि इन्होंने चुनाव में सरकारी कर्मचारियों की सहायता ली। ठीक है, सरकारी दल बल का यूज़ किया, जिसकी वजह से मैं चुनाव हार गया हूँ। चुनाव फिर से कराया जाए और इस चुनाव को निरस्त करके फिर से चुनाव कराया जाए, और संवैधानिक तरीके से कराया जाए, लोकतांत्रिक तरीके से कराया जाए। ठीक है, राजनारायण जीत जाते हैं।
इंदिरा गांधी की कुर्सी खतरे में आ जाती है। पीएम पद की उम्मीदवार पीएम बन चुकी थी, अब इनको पीएम पद से हटाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। अगर उच्चतम न्यायालय का कॉन्सेप्ट ना होता तो इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया जाता। ठीक है, देखते हैं। एक चुनाव याचिका के मामले में सुनाया था न्यायमूर्ति ने यह फैसला समाजवादी नेता राजनारायण द्वारा दायर एक चुनाव याचिका के मामले में सुनाया था। राजनारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ 1971 में बतौर उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए थे। याचिका में इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए तर्क दिया गया कि उन्होंने चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का इस्तेमाल किया। ठीक है, उच्च न्यायालय के इस फैसले का मतलब था कि कानूनन अब इंदिरा गांधी सांसद नहीं रही और अगर अगले 6 महीने अवधि में दोबारा सांसद निर्वाचित नहीं होती तो प्रधानमंत्री के पद पर कायम नहीं रह सकती। 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस फैसले पर आंशिक स्थगनादेश सुनाते हुए कहा कि जब तक इस फैसले को लेकर की गई अपील की सुनवाई नहीं होती तब तक इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेंगी, लेकिन वे लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती। ठीक है, यानी अब इंदिरा गांधी को काम ठीक ठाक मौका मिल गया है अपने आप को फिर से पटरी पे लाने का, अपनी सरकार को बचाने का। ठीक है, संकट और सरकार का फैसला। एक बड़े राजनीतिक संघर्ष के लिए अब मैदान तैयार हो चुका था। जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफा के लिए दबाव डाला। इन दलों ने 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन किया। ठीक है, दिल्ली का रामलीला मैदान, ठीक है, अक्सर यहीं पर आंदोलन होते हैं, बड़े बड़े धरना प्रदर्शन। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग करते हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की। जेपी ने सेना, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे सरकार के अनैतिक और अवैधानिक आदेशों का पालन न करें। इससे भी सरकारी कामकाज ठप हो जाने का अंदेशा पैदा हुआ। देश का राजनीतिक मिजाज अब पहले से कहीं ज़्यादा कांग्रेस के खिलाफ हो गया। सरकार ने इन घटनाओं के मद्देनजर जवाब में आपातकाल की घोषणा कर दी। 25 जून, ये भैया डेट याद रख लो, 25 जून 1975 के दिन सरकार ने घोषणा की कि देश में गड़बड़ी की आशंका है और इस तर्क के साथ उसने संविधान के अनुच्छेद 352 को लागू कर दिया। आर्टिकल 352 ये याद कर लीजिएगा, कौन सा आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद लागू किया गया था, अनुच्छेद 352। ठीक है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि बाहरी तथा अंदरूनी गड़बड़ी की आशंका होने पर सरकार आपातकाल लागू कर सकती है। सरकार का निर्णय था कि गंभीर संकट की घड़ी आन पड़ी है और इस वजह से आपातकाल की घोषणा शुरू हो गई है। तकनीकी रूप से देखें तो ऐसा करना सरकार की शक्तियों के दायरे में था, मतलब आपातकाल की घोषणा करना संविधान में था, क्योंकि हमारे संविधान में सरकार को आपातकाल की स्थिति में विशेष शक्तियां प्रदान की गई थी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि सत्ता में जो है वो अपने आप को नहीं प्रूव कर पा रहा है। भाई, लोकतंत्र में लोगों को हक है कि वो अपनी बात को मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, हिंसक नहीं है, कोई हिंसक गतिविधि नहीं कर रहा है तो आप उनको नहीं रोक सकते हैं, करने दीजिए। ठीक है, आपातकाल की घोषणा के साथ ही शक्तियों के बंटवारे का संघीय ढांचा व्यवहारिक तौर पर निष्प्रभावी हो जाता है। ठीक है, अब देख लीजिए, जैसे ही आपातकाल लागू होता है शक्तियों का बंटवारे का संघीय ढांचा, ये चीज समझ लीजिए। शक्ति का बंटवारा क्या होता है, हमारे यहाँ शक्तियों का बंटवारा 2-3 फेजेस में। पहला है लोकल, ठीक है, यानी जैसे हमने कहा ना कि भारत में 2 तरह के हैं, एक है केंद्र सरकार, दूसरा है राज्य सरकार। राज्य सरकार अपने कामों को करती है, केंद्र सरकार अपने कामों को करती है। ठीक है, सेना केंद्र सरकार में के हाथ में, पुलिस राज्य सरकार के हाथ में है। लेकिन जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो पुलिस अब स्टेट गवर्नमेंट की नहीं सुनेगी। ठीक है, अब वो सारी पावर किसके पास चली जाती है, सीधे सीधे केंद्र के पास चली जाती है। अब सारे ऑर्डर केंद्र से डायरेक्ट आएंगे, अब राज्य से कोई डायरेक्ट ऑर्डर नहीं आएगा। इसका बस इतना सा मतलब है।
ठीक है। संघीय ढांचा व्यवहारिक तौर पर निष्प्रभावी हो गया। जब कहा जाता है कोई भी देश संघीय देश है, इसका मतलब वहाँ पर जो चीज़ें रेगुलेट की जा रही हैं वहाँ के लोकल चीज़ों के द्वारा की जा रही हैं। यानी उत्तर प्रदेश का अपना अलग सरकार है, मध्य प्रदेश की अलग सरकार है, गोवा की अलग सरकार है, तमिलनाडु की अलग सरकार है, ठीक है। और जैसे ही इन सबका संघीय ढांचा चेंज हो गया, संघीय ढांचे को ख़त्म कर दिया गया, वैसे सारी चीज़ें सिर्फ एक के हाथ में आ जाएंगी, केंद्र सरकार के हाथ में आ जाएंगी, ठीक है। और सारी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती हैं। दूसरे, सरकार चाहे तो ऐसी स्थिति में किसी एक अथवा सभी मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकती है अथवा उनमें कटौती कर सकती है। संविधान के प्रावधान में आए शब्दों से यह स्पष्ट हो जाता है कि आपातकाल को वहां तक एक साधारण स्थिति के रूप में देखा गया है जब सामान्य लोकतांत्रिक राजनीति में कामकाज नहीं किए जा सकते। इसी कारण सरकार को आपातकाल का स्थिति में विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं, ठीक है। यानी आपातकाल के दौरान आपके मौलिक अधिकारों का हनन पूरी तरह से हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आपके कहते हैं ना कि लोग, चलिए आगे देखते हैं, फिलहाल अभी इसी में आएगा। 25 जून 1975 की रात में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, यानी ये चीज़ याद रख लीजिएगा, जब आपातकाल लागू होता है तो उस समय मौजूदा राष्ट्रपति कौन होते हैं? फखरुद्दीन अली अहमद होते हैं, ठीक है। आपातकाल लागू करने की सिफारिश की, राष्ट्रपति ने तुरंत यह घोषणा कर दी। आधी रात के बाद सभी बड़े अखबारों के दफ्तर में बिजली काट दी गई, ठीक। क्यों? ताकि जब तक हम सेंसरशिप लागू करें, सेंसरशिप यानी क्या आपको सरकार के खिलाफ लिखना है या नहीं लिखना है, यानी जो चीज़ें न्यूज़ में आएंगी पहले सरकार उसको देखेगी और फिर बताएगी कि इनमें से आपको क्या क्या छापना है, जैसा कि आज के चाइना में हो रहा है। सरकार जो चाहती है बस उतना ही दिखाया जाता है। भारत में क्या है, जो चीज़ें हैं वो चीज़ें दिखाई जाएंगी, वो सरकार के खिलाफ हो या सरकार के फेवर में हो। लेकिन जब इमरजेंसी लागू हुई तो लोगों को बताने का मौका नहीं मिला। रात में, आधी रात में अचानक डिसीजन हुआ कि कल से आपातकाल लागू हो रहा है। सबसे पहले सारे प्रेस वालों के, जो बड़े अखबार वाले, उनके यहाँ जाके बिजली काट दिए ताकि अखबार ना छप पाए। 2-3 दिन बाद हम उनको बता देंगे तुमको क्या छापना है क्या नहीं छापना, चीज़ें हम अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे। जब तक मैनेज नहीं हो पा रही तब तक आप क्या करिए, वहाँ की जाके लाइट काट दीजिए, ठीक है। तड़के सवेरे बड़े पैमाने पर विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई। 26 जून की सुबह 6 बजे एक विशेष बैठक में मंत्रिमंडल को इन बातों की सूचना दी गई, लेकिन तब तक बहुत कुछ हो चुका था। सोचिए हमारे यहाँ क्या कहा गया है, प्रधानमंत्री क्यों होता है? मंत्रिमंडल उसको सुझाव देती है, वो सुझाव लेने के लिए होता है। मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री को सुझाव देगी, प्रधानमंत्री क्या करेगा, राष्ट्रपति से कहेगा और उसके बाद सारी चीज़ें अप्लाई होंगी। यहाँ क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री रातों रात जाता है राष्ट्रपति के पास, कहता है, राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। उसके बाद मंत्रिमंडल को बताया जाता है भैया आज से राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है, ठीक है। तो यानी उनके खुद के मंत्रियों को नहीं पता कि भैया का आज रात 12 बजे से यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं, जिसके बेस पे कहा गया कि इंदिरा गांधी भारत थी, भारत ही इंदिरा गांधी था, भारत ही कांग्रेस थी, वो सॉरी इंदिरा गांधी कांग्रेस थी, कांग्रेस ही इंदिरा गांधी थी, ठीक है। अब देखते हैं परिणाम। सरकार के इस फैसले से विरोध आंदोलन एक बार की रुक गया, हड़तालों पर रोक लगा दी गई, अनेक विपक्षी नेताओं को जेल भेज दिया गया। राजनीतिक माहौल में तनाव भरा एक गहरा सन्नाटा छा गया। आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त अपनी शक्तियों पर अमल करते हुए सरकार ने प्रेस की आज़ादी पर रोक लगा दी। समाचार पत्रों को कहा गया कि कुछ भी छापने से पहले अनुमति लेना जरूरी है। इसे प्रेस सेंसरशिप कहा गया। क्वेश्चन आएगा और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, प्रेस सेंसरशिप से आप क्या समझते हैं? तो सिंपल सी बात है, समाचारों में कुछ भी छापने से पहले सरकार की अनुमति लेना ही प्रेस सेंसरशिप है, ठीक है। आगे देखते हैं। सामाजिक और सांप्रदायिक गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर सरकार ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS और जमात ए इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया।
धरना प्रदर्शन और हड़ताल की भी अनुमति नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह हुई कि आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत नागरिकों के विभिन्न मौलिक अधिकार निष्प्रभावी हो गए। उनके पास अब यह अधिकार भी नहीं रहा कि मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकें। ठीक है, अब अदालत भी उनके लिए बंद है। कोई आता है, आपको रातों रात उठा के ले जाता है, आपको ये भी नहीं बताया जाता कि सामने वाले को क्यों उठाया जा रहा है, और आप इसके लिए कोर्ट भी नहीं जा सकते हो। ठीक है, सरकार ने निवारक नज़रबंदी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। ठीक है, निवारक नज़रबंदी क्या होती है यहीं पर कहीं पर एक्सप्लेन कर दिया गया है फिलहाल। ठीक है, अभी हम बताएंगे आपको। निवारक नज़रबंदी होता है बिना किसी को बताए हुए, बिना किसी रीज़न के हम आपको सीधे जेल ले जाएंगे और आपको कारण बताना हम उचित नहीं समझते हैं। ठीक है, सरकार ने निवारक नज़रबंदी का बड़े पैमाने पर ये देखिए, सरकार ने निवारक नज़रबंदी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। इस प्रावधान के अंतर्गत लोगों को गिरफ्तार इसलिए नहीं किया जाता कि उन्होंने कोई अपराध किया है, बल्कि इसके विपरीत इस प्रावधान के अंतर्गत लोगों को इस आशंका पर गिरफ्तार किया जाता है कि वे कोई अपराध कर सकते हैं। सरकार ने आपातकाल के दौरान निवारक नज़रबंदी अधिनियमों का प्रयोग करके बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की। ठीक है, यानी जैसे एक होता है कि आपने कुछ किया, कोई अपराध किया, इसलिए आपको गिरफ्तार किया गया। लेकिन निवारक नज़रबंदी में क्या है, मुझे लगता है कि आप ये दुर्घटना कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको ले जा रहा हूँ पहले से ही। आपने किया नहीं किया अलग बात है, करोगे नहीं करोगे अलग बात है, सोच रहे हो नहीं सोच रहे हो अलग बात है। चूंकि सरकार को लग रहा है कि आप कर सकते हैं, इसलिए आपको उठा के ले जा रही है। ठीक है, सरकार ने आपातकाल के दौरान निवारक नज़रबंदी अधिनियमों का प्रयोग करके बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की। जिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया वे बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का सहारा लेकर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती भी नहीं दे सकते थे। ठीक है, और बंदी प्रत्यक्षीकरण आपने पिछले साल पढ़ा है। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो बता देते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि जब किसी भी इंसान को अरेस्ट किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय के सामने पेश करना होता है। ठीक है, गिरफ्तार लोगों अथवा उनके पक्ष से किन्हीं और ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में कई मामले दायर किए, लेकिन सरकार का कहना था कि गिरफ्तार लोगों को गिरफ्तारी का कारण बताना कतई जरूरी नहीं है। अनेक उच्च न्यायालयों ने फैसला दिया कि आपातकाल की घोषणा के बावजूद अदालत किसी व्यक्ति द्वारा दायर की गई ऐसी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को विचार के लिए स्वीकार कर सकती है जिसमें उसे अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी हो। लेकिन 1976 के अप्रैल माह में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने उच्च न्यायालयों के फैसले को उलट दिया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि सत्ता में जो है उसी के फेवर का ही इंसान न्यायपालिका में भी बैठा है। अब न्यायपालिका उच्च न्यायालय ने फैसला दिया, कोई मतलब नहीं है, सारे फैसले को इकट्ठा करो, सर्वोच्च न्यायालय लो, हम सारे फैसलों को बदल देंगे। ठीक है, वही हुआ। सरकार की दलील मान ली। इसका आशय यह था कि सरकार आपातकाल के दौरान नागरिक के जीवन और आज़ादी का अधिकार वापस ले सकती है। ठीक है, नागरिक से जीवन और आज़ादी का अधिकार। ठीक है, आज़ादी तो ठीक है, जीवन तक का अधिकार वापस ले सकती है वो। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से नागरिकों के लिए अदालत के दरवाजे बंद हो गए। इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय के सर्वाधिक विवादास्पद फैसलों में से एक माना गया। किस फैसले को? जो उसने बताया। ठीक है, उच्च न्यायालय के जो फैसले थे उसके उलट जो फैसले दिए गए। 1976 के अप्रैल में सर्वोच्च संवैधानिक पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को उलट दिया और सरकारी दलील मान ली। ठीक है, तो ये यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक। ठीक है, आगे देखते हैं। आपातकाल की मुखालफत और प्रतिरोध की कई घटनाएं घटी। पहली लहर में जो राजनीतिक कार्यकर्ता गिरफ्तारी से बच गए थे वो भूमिगत हो गए, यानी अंडरग्राउंड हो गए, और उन्होंने सरकार के खिलाफ मुहिम चलाई। इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन जैसे अखबारों ने प्रेस पर लगी
सेंसरशिप का विरोध किया, क्वेश्चन आ सकता है कौन कौन से अखबार वालों ने सेंसरशिप का विरोध किया, तो इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन, ये दो ऑप्शन में जरूर रहेंगे। किया बहुत लोगों ने था, लेकिन ये बड़े अखबार थे जिन्होंने किया। जिन समाचारों को छापने से रोका जाता था उनकी जगह ये अखबार खाली छोड़ देते थे, ठीक है। जैसे सरकार ने कहा कि वहाँ पर 100 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, अखबार में ये चीज़ नहीं छापनी है, तो लोग अखबार वाले क्या करते थे, चूंकि छापेंगे तो हमारा अखबार बंद हो जाएगा या हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो हम क्या करेंगे, छापेंगे ही नहीं, लेकिन वो जगह खाली छोड़ देंगे। समझने वाला समझ जाएगा, है ना। बिना कहे बातों को समझाना भी आना चाहिए। तो ये था कि हम कहेंगे भी नहीं और अपनी बात को भी रख देंगे। लेकिन बाद में क्या होता है, सरकार को जब ये चीज़ें पता चलती तो वो कहती है कि अब आपको खाली जगह भी नहीं छोड़नी, यानी अखबार का एक एक कोना आपको यूज़ करना, लिखना है, लेकिन वही लिखना है जो हम चाहेंगे, ठीक। यानी लोकतंत्र का पूरी तरह से दमन हो रहा है और तानाशाही अपने चरम पर आ रही है, ठीक है। तानाशाही का जन्म हो रहा है। जिन समाचारों को छापने से रोका जाता था उनकी जगह ये अखबार खाली छोड़ देते। सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसे पत्रिकाओं ने सेंसरशिप के आगे घुटने टेकने की जगह बंद होना मुनासिब समझा। तो कौन कौन सी पत्रिकाएं सेंसरशिप के दौरान बंद हो गई, तो सेमिनार और मेन स्ट्रीम ने अपना पब्लिकेशन बंद ही कर दिया कि मैं छापूंगा ही नहीं, लेकिन मैं सेंसरशिप को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सेंसरशिप को धता बताते हुए गुपचुप तरीके से अनेक न्यूज़लेटर और लीफलेट्स निकले। पद्म भूषण से सम्मानित कन्नड़ लेखक शिवराम कारंत और पद्म श्री से सम्मानित हिंदी लेखक फरीश्वर नाथ रेणु, इस जल प्रलय में आप लोगों ने पढ़ा होगा हिंदी बुक में, इस जल प्रलय में फरीश्वर नाथ रेणु की रचना, ठीक है। तो उन्होंने अपने सम्मान पद्म श्री सम्मान को क्या किया, गवर्नमेंट को वापस ने लोकतंत्र के दमन के विरोध में अपनी अपनी पदवी लौटा दी। बहरहाल मुखालफत और प्रतिरोध के इतने प्रकट कदम कुछ ही लोगों ने उठाए, ठीक है। यानी खुलकर सामने आने में भी बहुत बड़ी हिम्मत की काम थी, क्योंकि सरकार एकदम पागल हो चुकी थी। आपने उसके खिलाफ बोला, उसके खिलाफ काम किया, वो सीधे आपको जेल में उठाकर रख दे रही थी। टॉर्चर का स्तर ये था कि एक बार मैं कोचिंग पढ़ रहा था, वहाँ पर बुलाया गया था किसी को, और बातों बातों में उन्होंने, और बुजुर्ग आदमी थे, बातों बातों में उन इमरजेंसी की बातें खुल गई। कोचिंग में ही थे हम लोग, तो वो बता रहे थे जिस निर्दयता के साथ मतलब चल रहा था। उनका कहना था कि जो IAS IPS बनते हैं वो लग ही नहीं रहा था कि IAS IPS का एग्ज़ाम क्रैक करके आए हैं, लग रहा था जैसे वो सड़क के गुंडे हैं, वो ऐसा बिहेव कर रहे थे। मतलब टॉर्चर करना अलग चीज़ होती है, आप किसी के प्राइवेट पार्ट्स में कांच की बोतल डाल के फोड़ दें, ये आलम था उस समय, ठीक है। आपातकाल के दौरान अगर आपने सरकार के खिलाफ बोला तो, ठीक है। तो ये एक बहुत खतरनाक स्थिति, लेकिन फिर भी भारत इससे बाहर आया और आज फिर लोकतंत्र कायम है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। लोगों के ऊपर प्रेशर था, अधिकारियों के ऊपर प्रेशर था, करना है, नहीं करना है तो नौकरी छोड़नी है, नहीं छोड़नी है तो ऐसी जगह पटक देंगे तुम जिंदगी के लिए पनाह मांगोगे। मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे जिंदगी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। संसद ने संविधान के सामने कई नई चुनौतियां खड़ी की। इंदिरा गांधी के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले की पृष्ठभूमि में संविधान में संशोधन हुआ। इस संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। क्यों नहीं दी जा सकती, किस उस पर फैसला है, चूंकि रायबरेली में उन्होंने संसद का चुनाव लड़ा, गलत तरीके से जीती, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सही ठहराया और इसने कहा कि 6 महीने के अंदर आप अपने आप को प्रूव कीजिए, नए इलेक्शन करवाइए, जीते, उसके बाद आप प्रधानमंत्री पद पर बैठिए, नहीं तो आप प्रधानमंत्री का पद त्याग दीजिए, ठीक है। गनीमत रहेगी सर्वोच्च न्यायालय में उनका ही आदमी बैठा था, उसने डिसीजन उसका पलट दिया, समय दिया। लेकिन जैसे ही सत्ता में ये स्थिर हुई, इन्होंने सबसे पहला जो संशोधन किया यही किया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, सिर्फ प्रधानमंत्री का करना दिक्कत हो सकता है तो 2-3 लोगों को और कर दो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति, तीनों के आप
पद के निर्वाचन को अदालत में चुनौती दे ही नहीं सकते। जाओ, बात खत्म। आपातकाल के दौरान ही संविधान का 42वां संविधान संशोधन पारित हुआ। ये देखिए आ गया 42वां संविधान संशोधन। इसे ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। इससे ज़्यादा संविधान में छेड़छाड़ ना उसके पहले कभी की गई थी, ना उसके बाद कभी हुई, और ना होना संभव है। ठीक है, यानी जो जो सरकार के फेवर में चीज़ें नहीं उसको तुरंत बदल दो, सीधे तुरंत बदल दो। ये सोचना ही नहीं कि भारत में जो संविधान बना है उसमें कितनी डिबेट्स हुई हैं, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, भारत की जो विभिन्नताएं हैं, विविधताएं हैं, उन सब का कोई ख्याल नहीं। जो हमारे फेवर में नहीं उसको बदलो, ख़त्म करो, बात ही खत्म। इस संशोधन के जरिए संविधान के अनेक हिस्सों में बदलाव किए गए। 42वें संविधान संशोधन के जरिए अनेक बदलावों में एक था देश की विधायिका के कार्यकाल को 5 साल से बढ़ाकर 6 साल करना। यह व्यवस्था मात्र आपातकाल की अवधि भर के लिए नहीं हो गई थी, इसे आगे के दिनों में भी स्थायी रूप से लागू किया जाना था। इसके अतिरिक्त अब आपातकाल के दौरान चुनाव को 1 साल के लिए स्थगित किया जा सकता था। इस तरह देखें तो 1971 के बाद अब चुनाव 1976 के बदले 1978 के में कराए जा सकते थे। ठीक है, कुछ है जो आप लोगों के जिन चंद लोगों ने प्रतिरोध किया उनकी बात छोड़ दें, बाकी ये सब सुन रही है। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पर कुछ छोटा था क्या, ये देखिए कुछ दिया हुआ है, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ये कार्टून है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा मतलब। चलिए आगे आते हैं। परिणाम पढ़ चुके हम लोग। अब आपातकाल के संदर्भ में विवाद, इस चीज़ को हम लोग अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी होती जा रही हैं। तो ये यहाँ से हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।